लास्ट क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया था। एक बार क्विक समरी लेते हैं लास्ट क्लास की, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली होता क्या है, ए डॉट बी इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। थीटा होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ए डॉट बी एक रियल नंबर होगा, मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, पहली चीज तो ये है। ठीक है, फिर उसके सेकंड जो आपको दिख रहा है क्या, अगर ए डॉट बी की वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है मतलब दोनों वेक्टर क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर थीटा इज इक्वल्स टू जीरो है तो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल होगा। इससे ये कंक्लूजन निकलता है ए डॉट ए की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू पाई है तो ये ए डॉट बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद ये चीजें हमने देखी थी, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, लेकिन आई जे जे के आई इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं। एंगल अगर आपको निकालना है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये चीज हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, और उसके बाद फिर ये मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में होता है। प्रोजेक्शन, ये चीज भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो प्रोजेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जिसके अलोंग आपको प्रोजेक्शन निकालना होता है। ठीक है, हाँ, इसके क्वेश्चंस हमने कितने 5 या 6 क्वेश्चंस कर लिए थे, आई थिंक 5 तक किए थे, 6 ऑनवर्ड्स आज हमको स्टार्ट करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और ये चीज आपको दी हुई है और ये चीज आपको दी है, दो चीजें आपको दी हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है। तो सबसे पहले यहां ध्यान देना, यहां पर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए, फिर उसके इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ए डॉट बी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा प्लस बी डॉट ए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा माइनस बी डॉट बी, दैट इज इक्वल्स टू 8। यहां तक क्लियर सबको। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ए डॉट ए अगर निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर, तो ये वाला जो टर्म है मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर ये चीज, ये माइनस ऑफ ए डॉट बी एज इट इज करते हैं। ठीक है, प्लस ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी डॉट ए दोनों क्या होता है, सेम होता है, तो इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं। और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 8। क्लियर, अब इसके बाद यहां पर ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज आपको दी हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। क्लियर यहां तक सबको। क्या हो जाएगा, फर्दर स्क्वायरिंग करेंगे तो 64 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 63 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8 अपॉन 63। क्लियर, जिससे आपको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू, और वो कितनी आ जाएगी, रूट 8 अपॉन 63। दैट्स इट, ये होगा आपका फर्स्ट वैल्यू। सेकंड आपको क्या निकालना है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स रूट ओवर 8 अपॉन 63। दैट्स इट, खत्म। क्लियर सबको ये, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं छोटे छोटे 1 मार्क के लिए। ठीक है, आपको डेफिनेटली वो 20 में 2-3 क्वेश्चन ऐसे वाले मिल जाएंगे। हटा दो ये क्वेश्चन फिर। ओके, ऐसे क्वेश्चन अभी आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, आप लोग सॉल्व करके बताना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट दिस। सेम अप्रोच यूज होगी। ठीक है, सेम अप्रोच जो पिछले बार हमने किया। पहले तो ब्रैकेट ओपन होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा बताओ डायरेक्टली, 6 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 21 ए डॉट बी, फिर उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -10 बी डॉट ए या ए डॉट बी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। फिर उसके दिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -35, ये हो जाएगा। क्लियर, और उसके बाद ये दोनों टर्म सिंप्लीफाई हो जाएंगी, तो ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी -35 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर। दैट्स इट, ये आंसर है, बस यही, और कुछ दिए ही नहीं है ना। चेक कर लो आंसर।
नहीं, उसकी वैल्यू दी हुई नहीं है ना, तो फिर ओपन करने से भी क्या होगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, चैप्टर 10.2 है ना ये, कि 3 है? 10.3, यही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना क्या लिखा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या निकालना है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये दोनों चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। सच दैट द एंगल बिटवीन देम है 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60 डिग्री। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, मतलब क्या दिया हुआ है? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है। क्लियर ये चीज? तो सबसे पहले फॉर्मूला ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ऋषि क्या होता है? इंटू कॉस थीटा। क्लियर ये चीज? यहां पर ये चीज आपको दी हुई कितनी दी हुई है? 1/2, ये आ गया 1/2। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ऐसा लिख सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60, तो ये हो जाएगा कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, इंटू ये क्या आ जाएगा? 1/2। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1, जिससे ए का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? 1, और बी का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या है? इक्वल। दैट्स इट। क्लियर सबको ये? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, जल्दी जल्दी बनाते चलो, ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, बात के लिए मत छोड़ो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, 9 पे आते हैं। चलो ये जल्दी से बताओ आप लोग सॉल्व करके, फास्ट। सानिया, वंश का क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, हाँ बोलो जल्दी, क्या है आंसर? हाँ, ए यूनिट वेक्टर है ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है? उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। इसका मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू कितना है? 1 है। क्लियर ये चीज? गलत बोल रहे हो मेरे ख्याल से। ये एमसीक्यू 1 मार्क का आएगा ना, तुम लोग को 0 मिल जाएगा। देखो ऐसा आ रहा है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 12। हाँ, इसीलिए मैं बोला ऐसे में गलती मत करना भाई, नहीं तो क्या मतलब आते हुए भी फिर। एमसीक्यू में दिया रहेगा रूट 11। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। सबको क्लियर ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है? वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया है। आर सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है क्वेश्चन में जो गिवन है उसका, ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है वेक्टर सी के, और आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर यहां तक? तो ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, प्रोजेक्शन अल्टीमेटली डॉट प्रोडक्ट से निकलता है। हाँ, तो रूट 13 ही आया ना। ठीक है, ओके। सो यहां पर इन दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। क्लियर? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ये ए प्लस लैम्डा वेक्टर, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये वेक्टर फॉर्मुलेट कर लेते हैं। तो वेक्टर ए देखो, वेक्टर ए कितना है? 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये हो गया वेक्टर ए। प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, तो वेक्टर बी क्या है यहां पर? -i प्लस 2j प्लस k। यहां तक क्लियर सबको? ये इस तरह से लिख दिया। अब ये वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, इसकी वैल्यू देखो क्या होगी। यहां पर ये आई वाले टर्म्स आपस में ऐड होंगे, दिख रहा है कि नहीं?
ये देखो 2i और ये क्या बन रहा है माइनस लैम्डा आई, तो दोनों में से अगर i कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगी, ये 2 माइनस लैम्डा आई कैप। क्या ये समझ में आया? फिर ये j वाले टर्म्स आपस में ऐड होंगे, तो यहां पर ये वाला देखो टर्म क्या हो जाएगा 2j, और ये वाला क्या बन जाएगा प्लस 2 लैम्डा j। तो दोनों में से मैं j कॉमन निकाल लेता हूं, j कैप, तो क्या बन जाएगा, बच जाएगा यहां पर 2 प्लस 2 लैम्डा, ये बच जाएगा। और थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें ये 3k और ये प्लस लैम्डा के, ठीक है, तो प्लस दोनों में से k कैप कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा 3 प्लस लैम्डा, ये बच जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? ये आपका कौन सा वेक्टर बन गया, a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b, ये उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b डॉट c इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो यहां पर ये वाला वेक्टर लिख देते a प्लस लैम्डा वेक्टर b, जिसकी वैल्यू आई 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप, ठीक है। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर सी। तो वेक्टर सी है 3i प्लस j इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं दोनों का, अंशिका कैसे लेंगे डॉट प्रोडक्ट? आई के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जे वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। के साथ तो 0 मल्टीप्लाई होगा, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, वो 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल यहां पर ये दोनों का एडिशन माइनस लैम्डा और इन दोनों का एडिशन 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल्स टू 8। करेक्ट। ठीक है, क्लियर सबको यहां तक? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ट्राई करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11 चेक करके। हो गया था ना ऋषि? देख लेना, नहीं तो एक बार रिकॉर्डिंग में घर में फिर से रिपीट सॉल्व कर लेना। ओके, क्वेश्चन में क्या दिखा है, शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो आपको प्रूफ करना है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या परपेंडिकुलर है फॉर एनी नॉन जीरो वैक्टर्स ए एंड बी। मतलब ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है। ए और बी नॉन जीरो वेक्टर का मतलब उसका ये है कि वेक्टर ए की वैल्यू 0 के बराबर, उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 0 नहीं है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है, लेकिन इन दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला वेक्टर लिख देते हैं। सबसे पहले ये वाला वेक्टर लिखते हैं, फर्स्ट वाला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विथ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए। क्लियर यहां तक? क्या किया हमने, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया है। अब डॉट प्रोडक्ट लिया तो देखो अब यहां पर ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगा तो सबसे पहले ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, किससे मल्टीप्लाई होगी, इससे। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो क्या बनेगा, मॉड ए मॉड बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी ऐसा बन जाएगा। क्लियर यहां तक? लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने, ये समझ लो। ठीक है, फिर उसके बाद सिमिलरली ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी इससे, तो इससे जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी इससे, तो ये हो जाएगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये जाएगा वेक्टर बी। फिर ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी इससे, तो हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये बन जाएगा। ठीक है, फर्दर ये वाली टर्म मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ये दोनों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर बन जाएंगे। ये वाला दोनों टर्म जो है इसको रीअरेंज अगर करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए
मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये वाला पॉजिटिव में सेम आएगा, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, और ये वाला माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो ओवरऑल सारी टर्म्स आपस में कट जाएंगी, ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, मतलब दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर। किसको, किस, ये वाला क्या बोल रहे हैं इसको, इस ए को, नहीं नहीं भाई देख, वेक्टर ए तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए तो एक नॉन वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। हाँ लिख सकते, क्यों लिख सकते, ये मैं बताया था, बी डॉट बी को डॉट प्रोडक्ट जब हम लेते हैं कोई भी दो वेक्टर का तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ऐसा होता है। और थीटा की वैल्यू यहां पर क्या होगी, जीरो, तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन, और ये पूरा क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए बी डॉट बी ए डॉट ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं लिख सकते। क्लियर ये चीज, ये हटा दो, हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। बस तो पिछले क्लास देख लिया था क्या वीडियो, ओके। हाँ, इसका आंसर आप लोग करना, ए डॉट, हाँ, ए डॉट ए जो है वो जीरो दिया है, ए डॉट बी जो है वो भी जीरो दिया है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर बी, तो यहां पर देखो इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझो। ए डॉट ए जीरो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यही होता है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब वेक्टर वेक्टर ए एक कैसा वेक्टर है, एक जीरो वेक्टर है, ये समझ गए, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जीरो। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, जीरो। मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। अब इन तीनों का प्रोडक्ट तीन वजह से जीरो आ सकता है, एक तो या तो ये जीरो हो, या तो ये जीरो हो, या तो ये जीरो हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है भाई कि ये वाली वैल्यू क्या है, जीरो है। तो वेक्टर बी के बारे में आप क्या बोल सकते हो, कुछ नहीं बोल सकते, वो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, वो वेक्टर बी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो आपका आंसर ये होगा, वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर, ठीक है। इट कैन बी ए जीरो वेक्टर, इट कैन नॉट बी ए जीरो वेक्टर, कुछ भी हो सकता है वो। क्लियर ये चीज, तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के ना एमसीक्यू में बनते हैं ये वाले क्वेश्चंस। हटा दो इसको फिर मैं, ओके। अब क्या लिखा है, थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या, जब भी आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे तो क्या समझोगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या है, ये वन, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब तीनों वेक्टर का एडिशन क्या है, जीरो। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, एकदम सिंपल है ये क्वेश्चन। आपको बस पहला स्टेप समझ में आना चाहिए, जो आपको ये गिवन है ना, यहां से स्टार्ट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या गिवन है, जीरो। क्लियर ये चीज। अब सबसे पहला स्टेप होगा यहां स्क्वायरिंग करना दोनों तरफ, तो दोनों तरफ हम कर देंगे स्क्वायरिंग, इधर पे भी स्क्वायरिंग, इधर पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग। लेफ्ट साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, और राइट साइड में जीरो, वेक्टर का स्क्वायर जीरो ही होगा। क्लियर ये चीज, हाँ। अब ये वेक्टर ए का स्क्वायर को हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर बी के स्क्वायर को हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और वैसे ही इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज क्लियर सबको। अब जो फाइंड करना है, और जो रिमेनिंग थ्री पार्ट से देखो उसमें आपको मैचिंग दिख जाएगी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, यहां पर से टू कॉमन निकालना है, तो यहां क्या बच जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है, ये हो गया। दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, ये जीरो। अब इसकी वैल्यू वन है, वन प्लस वन प्लस वन,
प्लस 2 टाइम्स ये पूरा टर्म एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर ये चीज? तो 1 + 1 + 1 मतलब ये कितना हो गया 3, ये 3 उधर गया तो क्या हो जाएगा -3, तो -3 आ गया, इधर पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए। क्लियर? फिर a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट e की वैल्यू मिल जाएगी, इज इक्वल्स टू -3/2। दैट्स इट। क्लियर ये सबको? कोई डाउट तो पूछ लो। क्योंकि देखो यहां पर ना यहां पर आपको जो चीज निकालनी है, ये जो निकालना है ए बी बी सी सी ए, वो कैसे मिलेगा जो गिवन है उस क्वांटिटी से? आपको कुछ ना कुछ आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी ना। ठीक है, एक और तरीका है, बिना स्क्वायरिंग के भी एक तरीका है, वो भी बताऊं क्या? ठीक है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है, देख लो फिर भी। हटाओ इसको मैं पूरा। ओके, हटा रहा हूं मैं इसको। देखो बिना स्क्वायरिंग के कैसे निकाल सकते हो? जैसे आपको ये दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? ए बी बी सी सी ए चाहिए। तो आप एक काम करो, इस पूरे वेक्टर में किसी भी एक दूसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो। जैसे कि इस पूरे में डॉट प्रोडक्ट ले लो ए का, ए से डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो राइट साइड में भी 0 से ए होगा, तो राइट साइड में 0 इंटू एनी वेक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में ये क्या बनेगा ए डॉट ए, ए डॉट ए मतलब मॉड ए का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या बन जाएगा ए डॉट बी, प्लस ये क्या बन जाएगा बी डॉट सी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? सॉरी ए डॉट सी, ये बन जाएगा ए डॉट सी। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1। क्लियर ये वाला स्टेप? सिमिलरली अब हमने ए से डॉट लिया था, अब किससे ले लेंगे? बी से डॉट लेंगे। बी से डॉट लेंगे तो ये वाला वेक्टर क्या बन जाएगा ए बी, ये वाला तो 1 बन जाएगा और उधर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा ए सी बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ए डॉट सी, सॉरी बी डॉट सी, ये वाला टर्म बन जाएगा बी डॉट सी, बी से ले रहे हैं ना, बी डॉट सी। ठीक है, और ये वाली वैल्यू आ गई -1। फिर उसके नेक्स्ट टाइम हम किससे डॉट ले लेंगे? इसका सी से, सी से डॉट लेंगे तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा ए डॉट सी, ये वाला टर्म हो जाएगा बी डॉट सी, और लास्ट वाला टर्म सी डॉट सी 1 हो जाएगा, और उधर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? अब क्या करो, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करोगे तो ए डॉट बी ऐड होके क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी, वैसे ही 2 टाइम्स बी डॉट सी, और प्लस 2 टाइम्स सी डॉट ए या ए डॉट सी, दैट इज इक्वल्स टू राइट साइड में क्या आ जाएगा -3, 2 कॉमन निकालो अपॉन में भेज दो। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो देख ले उसको। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ आइदर वेक्टर a0 वेक्टर b0 a डॉट b इज इक्वल टू 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या बोल रहे हैं। देखो ये दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? इफ दिस देन दिस। क्लियर ये चीज? मतलब अगर ये वाला है तो ये होगा, पक्का ऐसा होगा? हाँ होगा। अगर दोनों में कोई एक 0 वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 है। क्या ये ट्रू है? नहीं है भाई, ये ट्रू, ये फॉल्स है। क्योंकि ए डॉट बी 0 है तो ये 3 केसेस में 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो, या फिर कॉस थीटा 0 हो। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इसका ये मतलब नहीं कि दोनों में से कोई एक 0 है, हो सकता है दोनों नॉन जीरो वेक्टर हो, लेकिन थीटा जो है वो क्या बने 90 डिग्री बने। क्लियर ये चीज? अब इसको एक एग्जाम्पल से बताने के लिए बोल रहा है, तो एग्जाम्पल क्या, कुछ भी ले सकते हो ऐसा एग्जाम्पल।
जैसे रैंडमली अगर हम एक एग्जांपल लें, इसको इसको मैं नहीं हटाता, इसको रहने देता हूं, ठीक है। रैंडमली मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो, हाँ, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस के, ये ले लेता हूं, ठीक है। और हाँ, छोटा वाला वेक्टर अगर लेने बोल रहा है तो ऐसा, इसको इसको ऐसा ले ले, छोटा सा कोई वेक्टर, इसको आई कैप ले लेते प्लस इसको जे कैप ले लेते, और वेक्टर बी को ले लेते हैं आई कैप और माइनस जे कैप, दो वेक्टर लेना पड़ेगा ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आपको क्या मिल रहा है, √2। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आपको क्या मिल रहा है, ये भी √2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 1, और ये क्या आ रहा है -1, मतलब क्या आ रहा है 0, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, लेकिन दोनों वेक्टर्स जो है वो नॉन जीरो वेक्टर्स है। क्लियर हुआ है? ये एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है। हटा दूं ये पूरा, कुछ डाउट इसमें अंश का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। If vertices ABC of triangle ABC are this, this and this respectively, then find angle ABC। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस को, ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझना। इसमें एक छोटा सा वैल्यू अगर चेंज होगा ना तो आपके सॉल्यूशन में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। यहाँ पर देखो आपको जो दिए हुए कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, वो किसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए? वर्टाइसेस के, ठीक है। हो सकता है वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर भी दिए हों, तो भी उसका मतलब सेम होता है। लेकिन अगर ट्रायंगल की साइड वाले वेक्टर है ना, तो वो अलग होंगे। तो आपको बड़ा ध्यान से ये चीज देखनी पड़ेगी, जो भी आपको वेक्टर दिया हुआ है वो पोजीशन वेक्टर है या ट्रायंगल की साइड का वेक्टर है, ठीक है। अगर मेरा स्टेटमेंट क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ी देर बाद और एक दो क्वेश्चन आएंगे जिसमें क्लियर हो जाएगा। बता रहा हूं, एक मिनट। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया? सी हो गया। नहीं समझ में? इधर देख लो, कोई बात नहीं। ये ए बी सी, ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ए के वर्टाइसेस क्या है? 1 2 3। बी के वर्टाइसेस क्या है? -1 0 0। और सी के वर्टाइसेस 0 1 2, ठीक है। तो जो ए का पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वो क्या होगा? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? -i, बस इतना ही, 0j 0 के। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ये क्या होगा? j कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है? वेक्टर ओ ए। ये क्या है? वेक्टर ओ बी। ये क्या है? वेक्टर ओ सी, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब आपको हो सकता है क्वेश्चन में ये चीजें दे दी हो, ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा हो स्टेटमेंट कि ये जो वेक्टर्स हैं ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? आपको कोऑर्डिनेट ना देके क्या दे दिया जाए? ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ठीक है। तो ट्राइंगल के साइड्स वाले वेक्टर कौन से होंगे? ट्राइंगल के साइड्स मतलब ये वाला जो वेक्टर बन रहा है, ये वेक्टर, ये ट्राइंगल की एक साइड हुई ना, तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर बी ए। अगर मैं बी से ले रहा हूं, आपको कौन सा एंगल निकालने बोल रहा है? अच्छा, बी निकालने बोल रहा है। ए बी सी मतलब बी निकालने बोल रहा है, तो हम बी ए, वेक्टर बी ए निकालते। तो वेक्टर बी ए कैसे निकलता है? ओ ए माइनस ओ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए माइनस बी, ठीक है, ये चीज। तो ये क्या हो जाएगा? ए मतलब ये वाला हो गया, माइनस बी, तो माइनस करो इसमें से, तो ये आई माइनस आई मतलब क्या हो जाएगा? 2i, 2i होगा ना, प्लस 2j प्लस 3k। क्लियर हुआ? दूसरा जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर लेते हैं। इस वेक्टर का नाम क्या है? BC। तो वेक्टर BC, तो वेक्टर BC कैसे निकलेगा? C माइनस बी, सी माइनस बी, ओ सी माइनस ओ बी, ठीक है। तो OC में से OB माइनस करो, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? आई कैप हो जाएगा, क्योंकि 0i और ये -i मतलब क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो एक बार, नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, तो हमने ये दोनों वेक्टर निकाल लिए। अब ये जो दो वेक्टर अभी आपको मिले हैं, ये ट्राइंगल के साइड्स के वेक्टर है। समझ में आ रहा है? तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये दिया हो,
ये वाले वेक्टर डायरेक्टली दे दिए हो या फिर ये दिया हो, तो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा ट्राइंगल जब भी बन रहा है, कि ट्राइंगल के वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर दिए हैं या ट्राइंगल के साइड्स वाले वेक्टर दिए हुए हैं। क्लियर ये चीज? अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एंगल बी, मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है, दिस एंगल इज क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो एंगल कैसे निकालते हैं? कोई भी दो वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल, फॉर्मूला क्या है? cos थीटा इज इक्वल्स टू a dot b divided by magnitude of a in magnitude of b, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते, पहले इनका डॉट प्रोडक्ट लेते, क्या होगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट? देखो ये क्या हो जाएगा, 2 into 1 मतलब क्या हो जाएगा 2, प्लस ये वाला 2 हो जाएगा, प्लस 2 3 ये क्या हो जाएगा 6, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ओवर 4 + 4 8, 8 + 9 17, तो ये आ जाएगा √17। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 + 1 2, 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, तो क्या आ जाएगा √6। तो cos थीटा की जो वैल्यू आपके पास आ रही है दैट इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर क्या हो गया 10 डिवाइडेड बाय रूट में 17 6 102, तो 10/102। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 10/102। चेक करो आंसर इसका। 15। ठीक है, क्लियर ये चीज? तो स्टेप्स देखो हमने क्या किए, पहले वर्टाइसेस बनाए, फिर उसके बाद पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया उनको। इसको पूरा सॉल्व कर लो ना, लिख लो उसको, क्योंकि ऐसे एक दो क्वेश्चन और आएंगे, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। देख तेरे को बी वाला तो निकालना ही पड़ेगा भाई, और मैं क्यों बोल रहा हूं पता है, बी ए ही लेना। अगर तू मान ले इसको ए बी ले लिया होता तो वो गलत हो जाता। क्यों गलत होता? अगर इसको ए बी ले लिया होता तो क्यों गलत होता, समझना। ए बी मतलब भाई ये वाला वेक्टर होता, समझ रहा है ना, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर मतलब वो वेक्टर ऐसा बनता, तो तेरा ये वाला एंगल वो कैलकुलेट करता। ठीक है, तो हमेशा जब भी हमको जिस एंगल को निकालना है ना, उस वर्टेक्स को पहले लिखना पड़ेगा, से बी ए और बी सी, इस तरह से वो इनिशियल पॉइंट होना चाहिए वो वाला वर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करना ये हो गया। हो गया, हटा दूं क्या? नेक्स्ट ट्राई करना। और कितने क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज में? 3 और है, ठीक है, हटा दो ये पूरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर कोलिनियर। तो कोलिनियर चेक करने के दो तीन तरीके समझ लो, कैसे कोलिनियर चेक कर सकते। पहला तरीका ये है कि मान लो पहला पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया, तीसरा पॉइंट सी हो गया। आप क्या करो, ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, या फिर ये भी बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। फिर क्या करो, बीसी का डिस्टेंस निकाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी। और जो दोनों का सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एसी के इक्वल आना चाहिए। पहला तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आप ये वेक्टर ए बी बस निकालो, और दूसरा क्या निकाल लो, वेक्टर बीसी निकाल लो। समझ रहे हो, ए बी और बीसी दोनों वेक्टर निकाल लो, और ये दोनों वेक्टर सेम प्रपोर्शन में होने चाहिए। सेम प्रपोर्शन मतलब याद है पिछले बार मैंने बताया था, मान लो इसके कंपोनेंट a1i प्लस a2j प्लस a3k, इस तरह से इसके कंपोनेंट है। इसके कंपोनेंट b1i प्लस b2j प्लस
B3K, अगर ये है तो दोनों कोलिनियर कब होंगे? जब A1 बाय A2 इज इक्वल A1 बाय B1 इज इक्वल्स टू A2 बाय B2 इज इक्वल्स टू A3 बाय B3। ये लैम्डा के इक्वल होगा, मतलब इनके कंपोनेंट सेम रेशियो में होंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो सबसे पहले जैसे मान लो ए बी निकालना है, नीचे वाली अप्रोच हम फॉलो करते, वेक्टर ए बी निकालना है तो कैसे निकलेगा? बी माइनस ए से। तो बी माइनस ए मतलब क्या हो जाएगा? 2 - 1 मतलब क्या हो जाएगा? 1i। फिर 6 - 2 मतलब क्या हो जाएगा? +4j। और ये क्या हो जाएगा? 3 - 7 मतलब -4k। क्या ये समझ में है वेक्टर ए बी? उसके बाद वेक्टर बी सी, जल्दी बोलो क्या आएगा? बी सी, सी माइनस बी, ऐसा ही होगा। तो कितना आ जाएगा? 1i कैप +4j कैप -4k कैप, यही आएगा। अब उसके बाद रेशियो ले लो, A1/B1 कितना आ रहा है? 1/1 मतलब 1। A2/B2 रेशियो कितना आ रहा है? 4/4 मतलब दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। सॉरी A3/B3, ये रेशियो भी कितना आ रहा है? -4/4 -4 दैट इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1। क्लियर हुआ ये चीज? एक तरीका ये। दूसरा मैग्नीट्यूड से भी बना सकते हो, मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा इसमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी कर सकते हैं। वैसे एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि इसमें कहीं पर भी वेक्टर मेंशन नहीं है। तो कोलिनियरिटी तो आप मैट्राइसेस वाले तरीके से, डिटर्मिनेंट से भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत तरीके उसको प्रूव करने के। हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखो, ये वाला एक और क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? शो दैट दिस दिस एंड दिस फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पर एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है। अब ये जो तीन वेक्टर आपको दिए हुए ना, ये तीन वेक्टर इस ट्राइंगल से कैसे रिलेटेड है ये बताओ। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल ये हमको प्रूव करना है। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला कब लगाए थे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने? हाँ, क्या लगाए थे? हो सकता है, हाँ तीनों साइड निकाल के हो सकता है। बहुत सारे तरीके राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने के। लेकिन पहले मैं ये पूछ रहा हूं कि जैसे ये ट्राइंगल एबीसी है, ये तीन वेक्टर दिए हैं, तो ये तीन वेक्टर और ये ट्राइंगल क्या, मतलब ये तीन वेक्टर क्या बताते हैं ट्राइंगल के बारे में? ये जो पहला वेक्टर है ये वेक्टर ए बी है, वेक्टर बी सी है, वेक्टर सी है, ऐसा है क्या? नहीं है। ये तीन वेक्टर क्या है? तीनों वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? मतलब पहला वाला जो वेक्टर है वो एक्चुअली क्या है? वेक्टर ओ ए, वेक्टर ए ओ ए। तो ये कितना है? 2i - j + k। समझ में? दूसरा वेक्टर क्या है? वेक्टर ओ बी। ये क्या है? i - 3j - 5k। और तीसरा वेक्टर क्या है? ओ सी। ये वाला वेक्टर है, ये है 3i - 4j - 4k। क्लियर ये चीज? तीनों वर्टाइसेस के ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, हाँ। अब हमारे पास अलग अलग तरीके, आप एक तरीका बोल रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमको तीनों तीनों के साइड चाहिए। पहले तो साइड समझ रहे हो ना? पहले हमको क्या चाहिए? वेक्टर ए बी चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा? वेक्टर बी सी चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा? वेक्टर सी ए चाहिए होगा। पहले ये तो निकालना ही पड़ेगा तीनों। ठीक है, तो वेक्टर ए बी कैसे मिलेगा? B - A, बी में से ए को माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए बताओ, -i कैप, ये कितना आ जाएगा? -2j कैप, ये कितना आएगा? -6k कैप। क्लियर ये चीज? फिर क्या निकालना है आपको? बी सी। तो क्या करेंगे? C - B, सी में से बी को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? ये 2i - j + k, ऐसे ही आएगा। फिर क्या निकालना है? सी ए। तो सी में से ए को माइनस कर दो, सी में से जो नहीं, उल्टा बोला ना, ए में से सी, ए में से सी को जो बाद में लिखा है वो पहले। तो ए में से सी मतलब ये कितना हो जाएगा? ये माइनस ये माइनस ये, ए माइनस सी होगा ना? कितना आएगा? -i आएगा ना? 2 - 3 मतलब कितना आएगा? -i। कुछ क्वेश्चन गलत नोट किया क्या मैंने?
ये वाला BC, C-B, C-B, ठीक तो है यार? ये ये 4 है, ठीक है। ओके। अच्छा CA बताओ, CA क्या आएगा? ये C-A मतलब माइनस, नहीं A-C ना, A-C +3J, फिर उसके नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा? +5K। ठीक है, यहां तक क्लियर? हम्म। अभी सुनो, एक मिनट ना, अभी सॉल्व मत करो। यहां तक हो गया सबका? अभी हमारे पास ना एक तरीका जो है, आप लोग बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड निकाल के पाइथागोरस थ्योरम लगा के, जो पिछले बार हमने किया था। तो पिछले बार हमने वो तरीका इसलिए किया क्योंकि पिछले बार हमने डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा था, इसलिए। अब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया, तो उससे एडवांटेज क्या है? किसी भी दो का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, मतलब क्या है? दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। क्लियर ये चीज? तो हम मैग्नीट्यूड वाले अप्रोच पे नहीं जाएंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड है। हम सिंपली क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे सबका, और देखेंगे किनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो पता चल जाएगा कि वो क्या है, 90 डिग्री। जैसे कि अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्या आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट? -2 +2 -6। जीरो आया कि डॉट प्रोडक्ट नहीं आया, मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। फिर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? -2 -3, और ये क्या आ रहा है? +5। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे, BC डॉट डॉट CA, तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपका? 0। BC.CA, ये डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0। क्लियर हुआ ये चीज? देखो ये डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल वाला वर्टेक्स कौन सा होगा? जो एंगल कॉमन है दोनों में, जो वर्टेक्स कॉमन है, मतलब C। तो एंगल C जो बनेगा वो क्या बनेगा? राइट एंगल बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन ना तीनों टाइप की कैटेगरी में आपको मिलेगा। एक तो बेसिक जिसमें मैग्नीट्यूड निकाल के करते हैं, दूसरा जिसमें डॉट प्रोडक्ट से चेक करते हैं, तीसरा एक क्रॉस प्रोडक्ट से भी आएगा। ठीक है, तो आप तीनों अप्रोच आपको ध्यान में रखनी है। हो गया, हटा दू ये मैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस टॉपिक के। क्या लिखा है? इफ वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए। इसका मतलब ये बता रहा है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा है। लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा एक स्केलर है, और ये बोल रहा है कि लैम्डा वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, मतलब कि लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 1। यही मतलब वो यूनिट वेक्टर होगा। कौन सी कंडीशन के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी बोल रहा है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, हम इसको अलग कर लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली स्मॉल ए लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इनटू ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। अब देखो यहां पर से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन डी। समझ में आई? चेक कर लो अगर कोई डाउट है इसमें तो। हो गया, आगे बढ़े? ओके। सो डॉट प्रोडक्ट यहां पर एंड होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, क्रॉस प्रोडक्ट। 2 मिनट ना, बस ये पूरा हटा के फिर नया इंपोर्ट करते।
देखो 30 मिनट्स 35 मिनट्स का टाइम है, अगर तुम लोग स्पीड अप करोगे और समझ में आएगा तो हम कंप्लीट कर सकते हैं ये वाला एक्सरसाइज भी पूरा, एकदम 30-35 मिनट्स के लिए हाई कंसंट्रेशन के साथ बैठना, ठीक है। ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट ये स्टार्ट करते हैं हम। क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होता है वो समझो। क्रॉस प्रोडक्ट या इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि जब हम दो वेक्टर का ये प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट में एक वेक्टर मिलता है, ठीक है। और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो ये तो स्केलर हो गया, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड स्केलर है, मैग्नीट्यूड स्केलर, साइन थीटा भी स्केलर क्वांटिटी। इनटू में क्या आ जाता है? एन कैप। यहाँ एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल या उसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, और कैप मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो जब भी हम कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमको ये मैग्नीट्यूड मिलता है, और उसका डायरेक्शन जो होता है दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इसको समझने के लिए ये स्क्रू वाला एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं एक्स से वाई की डायरेक्शन में, तो जो उसका क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्टिंग वेक्टर मिलेगा वो कौन से डायरेक्शन में मिलेगा? जेड डायरेक्शन में मिलेगा। या फिर आप इस रूल से भी देख सकते हो, ये जो थंब रूल है, ठीक है। अगर आप एक्स से वाई की डायरेक्शन में अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, कोई वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर वाई की डायरेक्शन में, और आप एक्स क्रॉस वाई या ए क्रॉस बी अगर ले रहे हो, तो जो रिजल्टिंग वेक्टर बनेगा वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? जेड डायरेक्शन में जाएगा, ये बता रहा है, ठीक है। यहां पर देख लो, अगर आप इस तरह से ए क्रॉस बी ले रहे हो, ए क्रॉस बी, ठीक है, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है? थीटा। तो जो रिजल्टिंग वेक्टर है वो दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, एन कैप, इस डायरेक्शन में। क्लियर हुआ ये चीज? और अगर आप उल्टा करते हो, मतलब बी क्रॉस से आते हो, बी क्रॉस से आओगे तो आपका डायरेक्शन कौन सा होगा? नीचे की तरफ होगा। क्लियर ये चीज? तो ये ध्यान में रखना है। ओके, ऑब्जर्वेशन देखो, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन की ए क्रॉस बी एक क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। ए डॉट बी कौन सी क्वांटिटी थी? स्केलर, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर ए क्रॉस बी जीरो है, तो ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने देखा, बोलो जल्दी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। और अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो वो कब जीरो होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू जीरो होगी तब, ठीक है। मान लो ये दोनों नॉन जीरो हैं, तो साइन थीटा के जीरो होने पे ही जीरो होगा। और साइन थीटा कौन सी वैल्यू पे जीरो होता है? जब थीटा क्या होता है? जीरो। और थीटा जीरो मतलब दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल। क्लियर? तो अगर ए क्रॉस बी जीरो है, इसका मतलब है वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। क्या ये समझ में आया? वहां पर परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट जीरो होता था, यहां पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो, ठीक है। अब उसके जब भी आप ए क्रॉस ए लोगे तो वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। यहां पर हमने देख लिया, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट आते, सिमिलरली ए क्रॉस माइनस ए, ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आएगा? जीरो, क्योंकि ए क्रॉस माइनस ए, तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी? पाई, 180 डिग्री, और वो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पे। हाँ, यहां पर ध्यान देना, इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, then a cross b is equals to magnitude of a magnitude of b into n cap। थीटा पाई बाय 2 है, 90 डिग्री है, तो यहां पर क्या होगा? मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड बी, और साइन थीटा, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर ये चीज? ये वाले ऑब्जर्वेशन ध्यान दो। देखो आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। क्यों जीरो होगी बताओ जल्दी? आई क्रॉस आई क्यों जीरो होगा? जैसे ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हमने क्या देखा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ये देखा। तो जब आई क्रॉस आई लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। थीटा जीरो तो साइन जीरो क्या हो गया? जीरो। तो इसलिए पूरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जीरो क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? लेकिन जब आई क्रॉस जे लेंगे, आई क्रॉस जे, तो वो रूल याद है ना जो थंब रूल मैंने बताया था स्टार्टिंग में? आई क्रॉस जे, तो आई कौन से डायरेक्शन में? एक्स में। जे कौन से डायरेक्शन में है? वाई में। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कौन से डायरेक्शन में मिलेगा? के, जेड में। समझ में आ रहे? इसलिए आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी? के। जे क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी? आई। और के क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी? जे। ठीक है। लेकिन अगर इस ऑर्डर को हम बदल दें, ऑर्डर को बदल दें मतलब इसको हम ऐसा लिखे जे क्रॉस आई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस के। समझ रहे ना? वो उल्टा हो जाएगा, जे क्रॉस आई तो वो नीचे की तरफ डायरेक्शन करे। सिमिलरली के क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी? माइनस आई, एंड सो ऑन। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है पूरी। या लिख लो, एक काम करो, या बुक में देख लो, जैसा आपको ठीक लगे। ये आपके बुक से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, आपकी बुक में ऑब्जर्वेशंस करके दिख रहा होगा। बुक है ना सबके पास?
क्रॉस प्रोडक्ट जहां पर डिफाइन है ना, वहीं पर ये ऑब्जर्वेशन में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ये सारी चीजें मेंशन्ड है, ठीक है, उसको यूज करना है। आगे बढ़े नेक्स्ट इसमें। इसके बाद देखो यहां पर ध्यान देना, ये वाले पॉइंट पे ध्यान देना, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे का मैग्नीट्यूड ले लूं, मॉड ले लूं पूरे में, तो इधर पे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसा ही होगा। राइट साइड में ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए एज इट इज, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एज इट इज, ये साइन थीटा का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, एन कैप का मैग्नीट्यूड, ऐसा ही होगा। एन कैप, कैप मतलब कौन सा वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो आपके पास क्या बच गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, क्लियर। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई और ये साइन थीटा की वैल्यू, समझ में आई ये चीज। तो ये तरीका भी यूज होता है एंगल निकालने के लिए दो वेक्टर्स के बीच का, क्रॉस प्रोडक्ट अप्रोच से, ठीक है। आगे फिर ये बता रहा है कि ए क्रॉस बी जो है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, जैसे डॉट में सेम होता है ना, ए डॉट बी, बी डॉट ए, लेकिन क्रॉस में अपोजिट हो जाता है साइन, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई, आई क्रॉस जे के होता है, लेकिन जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के, एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट एट ऑब्जर्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। मान लो अगर आपको किसी ट्राइंगल के दो साइड के वेक्टर दिए, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है एबीसी, इसमें आपको ये वेक्टर ए बी दिया है, दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है, एसी, ये दोनों वेक्टर आपको पता है। आपको बोल रहा है इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो फॉर्मूला ये होगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, उसको हाफ कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ, अरे वो एक्चुअली क्या है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नेट, ये हाफ बेस इनटू हाइट वाला कंसेप्ट है, इसका पूरा डेरिवेशन यहां पर किया हूं मैं, अगर बोलेगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देख इधर देख, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ ले लिया, बेस क्या हो गया यहाँ पर ए बी, हाइट क्या हो गया यहाँ पर सी डी, समझ में आई ये चीज। अब देख यहाँ पर ए बी जो है, ए बी जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होगा। ए बी देखिए पूरा वेक्टर बी है, तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। और सी डी मतलब ये वाली हाइट, तो ये हाइट तेरे को कैसे मिलेगी, इस हाइट को निकालने के लिए तू ये साइन थीटा यूज कर सकता है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब सी डी अपॉन वेक्टर ए, समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो ये वेक्टर ए को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो सी डी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मतलब ये वाला मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इंटू साइन थीटा, क्लियर हुआ। और दोनों वैल्यू को यहां पर रख दे, तो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है, क्लियर हुआ ये चीज। तो ये फॉर्मूला है उसके डेरिवेशन का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेगा नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, सिमिलरली अगर मान लो आपको ये दिया हुआ है कि कोई पैरेललोग्राम है और उसकी दो साइड्स के वेक्टर है, जैसे वेक्टर बी और वेक्टर ए, ये इनकी दोनों साइड है, आपको एरिया निकालना है, तो सिंपल है, एरिया क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। वो जैसे ट्राइंगल का निकला था हाफ आ जा रहा था, इसमें हाफ नहीं रहेगा, सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ओके, तो ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, एक बार मैं जल्दी रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन के पहले आपको ध्यान में रहना चाहिए। पहले तो ये फॉर्मूला ए क्रॉस बी कैसे होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। दूसरा ए क्रॉस बी क्या, वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है मतलब दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल, पैरेलल वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर भी बोलते हैं, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट किसी वेक्टर का उसी के साथ लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद थीटा अगर 90 डिग्री है तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एन कैप आ जाएगा। आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के क्या होगा, जीरो। और ये साइक्लिक ऑर्डर आई जे के आई, ये साइक्लिक ऑर्डर पे चलेगा, वो जो बता रहा है, जैसे आई जे लेंगे तो क्या मिलेगा, के, जे के लेंगे तो क्या मिलेगा, आई, ठीक है। एंगल निकालने का फॉर्मूला, फिर उसके बाद नॉन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, फिर उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहां तक क्लियर सबको, आगे बढ़े। ओके, कुछ प्रॉपर्टी है, सिंपल प्रॉपर्टी, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ए क्रॉस बी प्लस सी, तो इसको क्या ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी ऐसा लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है।
ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो इस चीज को। डिटर्मिनेंट यूज करके हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपका वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए ये है, ये आपका वेक्टर ए है, उसके कंपोनेंट है A1I A2J A3 के, और ये आपके वेक्टर बी के कंपोनेंट है B1I B2J B3 के, और आपको निकालना है A क्रॉस बी। तो सिंपली इस डिटर्मिनेंट में पुट कर दो I J K, इधर A1 A2 A3 B1 B2 B3। ये ध्यान में रखना है, जो वेक्टर पहले है उसके कोफिशिएंट सेकंड रो में आएंगे, जो वेक्टर बाद में है उसके कोफिशिएंट सेकंड रो में आएंगे। वो उसी तरीके से होता है, इसका डेरिवेशन है पूरे, नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूं। नहीं नहीं, जब डिटरमिनेंट एक्सपांड करते हैं ना, एक्सपांशन कैसे होता है डिटरमिनेंट का, ये आई, फिर उसके बाद क्या होता है A2 B3 माइनस A3 B2, ऐसे ही होता है, फिर माइनस जे, वो एक्सपांशन में वैसा आता है, लेकिन सॉल्व करने के लिए ये करना है, ठीक है। अब वो कैसे हुआ उसका डेरिवेशन देखिए यहां पर है, डेरिवेशन देखना है तो जैसे A क्रॉस बी निकालना है, तो ये लिखा वेक्टर ए, ये लिखा वेक्टर बी, दोनों के बीच में क्या लगा है क्रॉस। अब एक A1 क्रॉस A1 इंटू B1, और यहाँ क्या हो जाएगा I क्रॉस I, समझ में है? तो ये क्या हो जाएगा जीरो, ये पूरी तरीके से जीरो, I1 क्रॉस I1। फिर उसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा A1 B2 और ये क्या हो जाएगा I क्रॉस J, समझ में है? जो बाद में क्या बन जाएगा K बन जाएगा। इस तरीके से जब पूरा एक्सपांड करोगे ना, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा जिसको इन शॉर्ट आप डिटर्मिनेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए डिटर्मिनेंट यूज किया जाता है। आगे बढ़े, ओके। अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन। क्या हो गया, सारी चीजें बुक में दी हुई है, मैं बुक से ही पूरा स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चंस। तो बुक ओपन करना और उसमें एक्सरसाइज 10.4 आई थिंक 10.4 क्वेश्चन नंबर 1। यस, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले आप निकालोगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, अभी डिटर्मिनेंट वाला मेथड बताया था। फर्स्ट रो क्या हो जाएगा आई जे के, सेकेंड रो क्या हो जाएगा ए के कोफिशिएंट्स, तो क्या हो जाएंगे वहां पर 1 माइनस 7 7, फिर बी, बी के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3 माइनस 2 और ये 2, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। तो डिटर्मिनेंट जिनको सॉल्व करने नहीं आता इधर देख लेना। सबसे पहले फर्स्ट वाला रो आई कैप आ गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फिर उसको हाइड कर दो पूरा, जो बच गया उसमें इन दोनों का प्रोडक्ट, लीडिंग का प्रोडक्ट, मतलब कितना हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट -14, फिर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा -14, समझ में आया? फिर क्या आ जाएगा सेकेंड वाला एलिमेंट उस रो का, ये वाला एलिमेंट क्या होता है -j के साथ लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर क्या करेंगे, इसको और इसको हाइड कर दो, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कितना हो जाएगा 2, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कितना हो जाएगा 21। क्लियर हुआ ये चीज? फिर उसके नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा प्लस के कैप, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इन दोनों को हाइड कर दो, इस कॉलम और इस रो को, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा ये -2, माइनस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा ये -21। प्लस माइनस की मिस्टेक मत करना, ध्यान से करना, ठीक है। फर्दर ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, तो यहां पर आ गया 0 आई कैप। फिर अगला वाला टर्म कितना हो जाएगा +19 जे कैप। फिर अगला वाला टर्म कितना हो जाएगा, ये -19 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +19 के कैप। क्लियर यहां तक सबको? और ये क्या मिल गया आपको, ए क्रॉस बी मिल गया। क्लियर यहां तक सबको? अब आपको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 0² + 19² + 19², ऐसे ही होगा, दैट इज इक्वल्स टू 19√2। दैट्स इट। क्लियर? हाँ, अरे यार वो ऐसा होता था ना, ए डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने के तरीके में वो आता है। हाँ, तो उसका वो जो तरीका है ये ऐसा है, -1 टू दी पावर m+n लिखते थे, क्या लिखते थे, m+n, AMN, ऐसा कुछ है मैग्नेट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस।
मतलब पोजीशन जो है ना, जैसे जैसे ये वाला जो टर्म है ना, इसकी पोजीशन क्या है, 1 1 है। ये वाला टर्म 1 1 है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 1 + 1 मतलब 2। ये वाला जो टर्म है ये क्या है, 1 2 है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 3। तो वो ऑड पोजीशन वाली टर्म जो वो नेगेटिव होती थी। ठीक है, ओके, क्लियर ना सबको, आगे बढ़े। वो पढ़ा नहीं है ना एक्चुअली, इसलिए, है ना। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस, वेयर वेक्टर ए इज दिस, वेक्टर बी इज दिस। इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, और जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ो। हाँ, ठीक है, देखो इधर पे ध्यान से समझो। हाँ भाई, ऐसे जरूरी थोड़ी ना क्रॉस में भी। वेक्टर तो परपेंडिकुलर किसी में भी हो सकते हैं, कोई प्रोडक्ट ना लो तब भी तो परपेंडिकुलर हो सकते हैं। हम्म। 1 मिनट पहले इधर ध्यान दो। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ये क्लियर। जो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है, और वो वेक्टर क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये पहला वेक्टर हो गया आपका वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है, ये दूसरा वेक्टर हो गया मान लो आपका वेक्टर ए माइनस बी। क्लियर हुआ ये चीज। अब जो वेक्टर आपको निकालना है वो दोनों के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। मतलब वो वेक्टर कैसा बनेगा, ऐसा कि इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो दोनों के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का फंडामेंटल क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का फंडा यही है कि जो दो का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, रिजल्टिंग वेक्टर क्या होता है, दोनों के परपेंडिकुलर बनता है। क्लियर ये चीज। तो आप दोनों का क्या लोगे, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे। अब क्या बोल रहा है, ऐसे या ऐसे लो, ऐसे या ऐसे लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा, दोनों ही केसेस में वो परपेंडिकुलर। उसमें साइन अपोजिट होगा, लेकिन वो दोनों चीजें कंसिडरेबल है। ठीक है, यहां तक क्लियर आपको। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। और जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद वेक्टर आएगा उसका क्या लेंगे, हम यूनिट वेक्टर लेंगे। तो इसके लिए दो तरीके हैं आपके पास। पहला तो ये कि ए प्लस बी बना लो दोनों को ऐड करके, और ए माइनस बी बना लो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लो। दूसरा तरीका है, अगर डायरेक्टली हम ऐसे ही करें, ऐसे ही करें मतलब कि ए प्लस बी पहला वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर क्या हो गया, क्रॉस, दूसरा वेक्टर क्या है, ए माइनस बी, ऐसा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो यहां पर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए, ऐसा हो जाएगा। ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा फिर, प्लस, नहीं प्लस नहीं, ये क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस, देखो पहले ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो क्या बनेगा, माइनस ए क्रॉस बी, ऐसे ही हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो प्लस बी क्रॉस ए, फिर बी मल्टीप्लाई होगा बी से, तो माइनस बी क्रॉस बी, ऐसे ही होगा। क्लियर ये चीज। ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी, 0। कैसे 0 याद है, थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये वाला जो टर्म है ये ए क्रॉस माइनस ए क्रॉस बी, और ये क्या है, बी क्रॉस ए। तो इसको हम प्लस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। मतलब जैसे अगर हम ऑर्डर बदलते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है। और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस बी क्रॉस ए। क्लियर हुआ ये चीज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। ये आया समझ में आपको। तो 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए कैसे निकलेगा, 2 लिखो और उसके बाद फिर यहां पर क्या लिखोगे, आई जे के। ठीक है, बी क्रॉस ए निकालने के लिए। फिर बी वाले टर्म लिख दोगे, मतलब क्या हो जाएगा, 1 2, और यहां पर क्या आ जाएगा, -2। फिर ए वाले कोफिशिएंट लिख दोगे 3 2, और ये क्या आ जाएगा, 2। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा,
क्या आ रहा है 2 अंडर ब्रैकेट आई कैप, और इधर पे क्या आएगा 4 + 4 मतलब कि आ जाएगा 8, ठीक है, माइनस जे, और यहां पर क्या आ जाएगा 2 + 6 मतलब 8, और प्लस के, यहां पर क्या आ जाएगा 2 - 6, तो 2 - 6 मतलब कि -4, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 16 हो जाएगा ना ये, 16 आई कैप -16 जे कैप, और वो कितना हो जाएगा -8 के कैप। क्या ये समझ में आया? ये जो वेक्टर अभी हमारा निकला है, ये वेक्टर दोनों के क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपको ये दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया, लेकिन अब इसका क्या चाहिए आपको, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो एक काम करता हूं, इस वेक्टर को मैं वेक्टर सी मान लेता हूं, ठीक है, और आपको चाहिए सी कैप। तो सी कैप कैसे निकलता है, वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, ऐसे निकलता है। तो वेक्टर सी तो ये हो गया 16i -16j -8k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, तो कितना हो जाएगा √16² + 16² + 8²। 16² इज 256 + 256 512 + 64, 512 + 64 कितना होगा 576। 576 का रूट कितना होता है 24, 24, तो 16/24i -16/24j -8/24k, ठीक है। और आगे सिंप्लीफाई होगा ना, और ये तो कितना आ जाएगा, नहीं 8 से सीधा हो जाएगा 2/3, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट वाला टर्म 2/3i -2/3j -1/3k कैप, ठीक है। एक बार चेक करो आंसर, यही है। वो प्लस माइनस क्यों लगाया ना, वो उसी लिए लगाया प्लस माइनस, समझे, क्योंकि एक ऊपर भी हो सकता है एक नीचे भी हो सकता है, इसलिए बाहर में प्लस माइनस दोनों लगा दो। किसके नीचे, हाँ चलेगा, वो भी चलेगा, बाहर में एक कॉमनली प्लस माइनस लगा दो तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो बाहर में ऐसा प्लस माइनस लगा दो, और ये लिख दो 2/3i -2/3j -1/3k, ठीक है। तो प्लस जाएगा तो ये पूरा जैसा साइन है वैसे ही रहेगा, माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला माइनस होगा तो ये ऐसा हो जाएगा 2/3i, फिर ये वाला प्लस माइनस मतलब माइनस, और नीचे वाला क्या हो जाएगा प्लस, ऐसा चेंज हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर ये स्टेप सबको, हटा दो ये पूरा सॉल्यूशन। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, वो दूसरा तरीका भी समझ लो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप चाहो ना तो पहले ये निकाल लो, a + b वाला वेक्टर निकाल लो, वेक्टर a + b, और वेक्टर a + b को आप मार्क कर दो वेक्टर c, इस तरह से वेक्टर c इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या आएगा देख के बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो, 4i + 4j + 0k, ये आ जाएगा। फिर वेक्टर d निकाल लो, वेक्टर d क्या हो जाएगा, वेक्टर d a - b होगा ना, a - b, और वो कितना आएगा a - b 2i + 0j +4k, समझ में आई ये चीज। अब उसके बाद क्या ले लो, c क्रॉस d ले लो। c क्रॉस d कैसे लेंगे, ऊपर में क्या आ जाएगा i j k, समझ गए। फिर c वाले कोफिशिएंट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 4 4 0, फिर d वाले आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 2 0 4, और उसके बाद फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर i कैप, फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 16, तो 16 i कैप माइनस j कैप, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 16, फिर प्लस k कैप, यहाँ पर क्या आ जाएगा -8। समझ में आया कि नहीं ये चीज, ये ज्यादा आसान पड़ रहा है ना। इस तरीके से भी बना सकते हो, और जो पहले जो तरीका बताया उस तरीके, ये वाला ज्यादा इजी, इसको देख लेना। हम्म हटा दो, ये पूरा हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, फाइंड इफ ए यूनिट वेक्टर वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विथ i, π/4 विथ j, एंड an acute angle theta with k, then find the value of theta।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भाई ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन ना आपसे बनना चाहिए मेरे ख्याल से। इसको बताओ कैसे बनेगा, कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? सानिया, वंशिका, तुम दोनों में से कोई अटेम्प्ट कर रहा है तो बताना। अच्छा, थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, सुनो इधर पे। हिंट ये है, ये क्या बोल रहा है, ये जो वेक्टर है ये पाई/3 किसके साथ बना रहा है? आई कैप के साथ। आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस में। समझ में है कि नहीं ये चीज? तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है? पाई/3। और एक्स एक्सिस के साथ जो बनने वाला एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। याद आया कि नहीं? डायरेक्शन एंगल्स हमने पढ़ा था। तो यहां पर आपको अल्फा की वैल्यू दी हुई, कितनी दी हुई? अल्फा की वैल्यू पाई/3। याद आया ये चीज? नहीं, उस तरीके से नहीं होगा। ये ये जो वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है। नहीं ना यार, रुक जाओ अभी, अब मैं बता रहा हूँ। अब तुम लोग अपना दिमाग मत लगाओ, सुनो इधर। ये चीज क्लियर का है, ये बताओ पहले। ठीक है, मुझे बताओ कि ये जो पाई/4 जो एंगल बन रहा है, ये एंगल इस वेक्टर का किसके साथ बन रहा है? वाई एक्सिस के साथ। और जो वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? बीटा। तो बीटा की वैल्यू क्या है? पाई/4। यहां तक क्लियर? गामा की वैल्यू क्या है? गामा की वैल्यू उसने क्या लिया है? थीटा। क्लियर ये चीज? ये तीनों चीजें क्लियर? इनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। इनको यूज करके हम क्या निकल सकते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। याद आया? तो डायरेक्शन कोसाइन एल इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस अल्फा। ये होता है। याद आया? तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस पाई/3। पाई/3 मतलब 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक है, यहां से मिलेगा एम। एम क्या होता है? कॉस बीटा। और बीटा की वैल्यू है पाई/4। तो कॉस पाई/4 45। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। और यहां हो जाएगा एन। एन इज इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस गामा। मतलब ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्लियर ये चीज? हाँ, करेक्ट। अब याद है तो पिछली एक दो क्लास पहले मैंने ये डेरिवेशन करवाया था, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। ठीक है, अब इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं। L² मतलब क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर प्लस M² मतलब कि 1/√2 का स्क्वायर प्लस N²। N² मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 3/4 उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4। तो कितना आ जाएगा ये? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? पाई/3, 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं है? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, बन आ सकता है ये। एलएमएन डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये 3D जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर भी ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस हैं कई सारे। कुछ पूछना है? हो गया, आगे बढ़े क्या? हम्म, कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में? ठीक है, अजय सर वेट कर लेंगे। अभी नहीं आया वैसे भी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। ओके। ओके, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, शो दैट दिस। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे भाई? प्रूफ बताओ जल्दी। एलएचएस ले लो पहले तो, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A-B। ये ऑलरेडी वैसे हमने प्रूफ कर लिया थोड़ी देर पहले। याद आया ये चीज? ब्रैकेट ओपन करके, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा? A क्रॉस A। फिर क्या होगा? माइनस B क्रॉस A।
अच्छा ऐसा कर रहा हूं, मैंने पहले इसको किया फिर इसको किया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, नहीं नहीं, अच्छा ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस ए क्रॉस बी, फिर क्या हो जाएगा माइनस बी क्रॉस बी। ठीक है, तो ये वाले तो जीरो हो जाने, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट सेम के साथ क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस प्लस ए क्रॉस बी, और ये वाला क्या है, प्लस ए क्रॉस बी। समझ गए, तो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, हो गया प्रूफ। समझ गए ये क्वेश्चन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, ये भी आप बना सकते हो। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, और आपको ये दिया है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, जीरो। ठीक है, कैसे करोगे सॉल्व इसको, लैम्डा और म्यू निकालना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, जीरो। डिटर्मिनेंट करके निकाल लेना, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में पहला रो क्या हो जाएगा, आई जे के, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा, 2 6 27, 2 6 27। सेकेंड रो में क्या आ जाएगा, 1 लैम्डा म्यू इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो का मतलब क्या, 0 I प्लस 0 J प्लस 0 K। क्लियर। अब यहां पर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, तो आई के साथ क्या आ जाएगा प्रोडक्ट में, बताओ जल्दी, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। ठीक है, और वैसे ही माइनस जे क्या आ जाएगा प्रोडक्ट में, बताओ जल्दी, 2 म्यू माइनस 27, और प्लस के बताओ क्या आएगा, 2 लैम्डा माइनस 6, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 I प्लस 0 J प्लस 0 K। ठीक है, अब आप एक काम करो, इन दोनों को कंपेयर कर लो, इसको किससे कंपेयर करोगे, जीरो से, तो 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। वैसे ये माइनस भी लेना चाहिए, लेकिन माइनस तो जीरो से जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27/2, क्या म्यू की वैल्यू। फिर इसको क्या लोगे, इक्वल्स टू जीरो, तो यहां पर 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। दैट्स इट, खत्म। क्लियर सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो तो एक बार क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट ए एंड बी। हाँ इधर इधर ध्यान दो, ये अगर जीरो है, इसका इसका तीन मतलब होता है, या तो ए जीरो होगा, या तो बी जीरो होगा, या तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। समझ में आई ये चीज। और ये अगर जीरो है, इसका क्या मतलब है, या तो ये जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा, या तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। और एंड लिखा है मतलब दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो दोनों कैसे हो सकता है, थीटा 90 और थीटा 0 दोनों तो हो नहीं सकता ना। मतलब क्या होगा, या तो ये ए जीरो होगा, या तो क्या होगा, बी जीरो होगा। समझ में आ रहा है, दो वेक्टर दोनों नहीं हो सकते, परपेंडिकुलर या पैरेलल दोनों नहीं हो सकते। तो ये वाले कंडीशन तो हट गया, तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा, तो आपका आंसर होगा आइदर ए और बी इज ए जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। क्लियर ये चीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। Let A, B, C are the vectors given like this. ठीक है, then show that this. Okay. ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रूफ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रूफ है ये। आ, इसको बताऊं या इसको ट्राई करोगे, इसको इसको ट्राई करना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको हिंट कर देता हूं क्या करना। पहले ना लेफ्ट साइड जैसे वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी, तो बी प्लस सी फॉर्मुलेट करने लगा, बी प्लस सी दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, P1 प्लस C1 आई कैप, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस B2 प्लस C2 जे कैप, एंड सो ऑन। क्लियर हुआ ये चीज। फिर उसके बाद वो क्रॉस प्रोडक्ट लेना डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। शिवांश सॉल्व कर रहा है, ध्यान दे रहे हैं यहाँ, ठीक है, हो जाएगा ये। इसको ट्राई करके देखना, नहीं हुआ तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। वेक्टर ए जीरो है, वेक्टर बी क्या है, जीरो, ए क्रॉस बी क्या है, जीरो, आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो, देन दिस इक्वल टू जीरो। यस, ऐसा होता है, दोनों में कोई एक जीरो है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। लेकिन बोल रहा है क्या कन्वर्स ट्रू होगा इसका,
क्या कन्वर्स ट्रू होगा? कन्वर्स ट्रू का मतलब है अगर a क्रॉस b की वैल्यू 0 है, इट इंप्लाइज दैट आइदर a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये होता है क्या कि दोनों में से कोई एक 0? ऐसा जरूरी नहीं है। ये 0 है तो तीन चीजें 0 हो सकती है, या तो ये, या तो ये, और तीसरा कौन सा? साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज? सो द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। द क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी 0 व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। Clear? When the two vectors are parallel, then also the cross product is 0। ठीक है? हाँ, अच्छा एग्जाम्पल बताने बोल रहे हैं क्या? एग्जाम्पल क्रॉस प्रोडक्ट जब 0 आए। हाँ, एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसा। आई वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, ऐसा ले लेते हैं, 5 आई कैप ले लो। ठीक है? वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 6 आई कैप ले लो। ठीक है? दोनों नॉन जीरो वेक्टर है। नॉन जीरो वेक्टर कैसे है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है? 5। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है? ये भी 5 है, ये 6 है, सॉरी। अरे भाई, √5 का स्क्वायर होगा ना, √5 स्क्वायर मतलब क्या आएगा? 5। समझ में आएगी नहीं? लेकिन जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, ए क्रॉस बी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो 5i क्रॉस 6i, तो 5 इंटू 6 ये हो जाएगा 30, लेकिन i क्रॉस i क्या हो जाएगा? 0। तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0। समझ गए ये चीज? हटा दो ये पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, वर्टाइसेस दिए हुए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। याद है फॉर्मूला ना? ABC हो गया। चलो ठीक है, एक सेकेंड ना, इसको बनाना है आप लोगों को। ठीक है? ये 2 3 5 हो गया। चलो सॉल्व करो, जल्दी बताओ आंसर। आपको फॉर्मूला याद है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, ये होता है फॉर्मूला। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होंगे? ये जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लेना है, तो ये वेक्टर ए क्या होगा? ये वाला ले लो बी सी, और ये वाला ले लो बी ए। तो इसको वेक्टर ए ले लो, तो वेक्टर ए आपको बनाना पड़ेगा। तो वेक्टर ए क्या बनेगा? सी माइनस बी, मतलब कितना आ जाएगा ये? -i -2j, और अगला क्या आ जाएगा? +0k। ठीक है? फिर वेक्टर बी, वेक्टर बी कैसे निकलेगा? ये दोनों का डिफरेंस। ठीक है? हाँ, ये वाला +2j ना। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, वेक्टर बी बताओ क्या हो जाएगा? -i, अगला क्या हो जाएगा? -2j, अगला क्या होगा? -3k। क्लियर? फिर क्या निकालेंगे हम? फिर निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? यहां पर ये आ गया i, j, k। ठीक है? फिर फर्स्ट रो में क्या जाएगा? -1 2, और ये हो गया 0 -1 -2 -3। ठीक है? डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। आई का कोफिशिएंट क्या आएगा? -6, और -j कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 3, और +k कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा +2, 4 आ जाएगा ना, +4। हाँ बोलो, क्या डाउट है? क्लियर? ठीक है, ये क्या बन गया आपका? ए क्रॉस बी। ठीक है? ए क्रॉस बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बताओ क्या होगा? मैग्नीट्यूड √, कितना हो जाएगा ये? 36 + 9 + 16, ऐसे ही होगा। 36 + 9 कितना? ये कितना हो जाता है? 25। 25 प्लस ये कितना हो जाएगा? 61। तो ये कितना आ जाएगा? √61। समझ गए? तो एरिया के फॉर्मूले में क्या जाएगा? हाफ इंटू √61। तो देखो आंसर जल्दी से, यही है। ठीक है, क्लियर ना सबको कैसे करना है? ये सॉल्व किया नहीं, कर लेना इसको। ठीक है, उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय दिस एंड दिस। तो यहां पर तो सीधा आपको साइड दे दिए, वेक्टर ए वेक्टर बी दे दिया। तो जैसे ये पैरेललोग्राम है, तो आपको वेक्टर ए डायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेक्टर बी डायरेक्टली दिया है। फॉर्मूला क्या है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बस निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड, हो जाएगा ये क्वेश्चन, बस और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, लेट वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है, ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। तो भाई क्या बोल रहे हैं यहां पर? ए क्रॉस बी जो वेक्टर है
वो कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है मतलब ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? 1 होगा। समझ में है कि नहीं ये चीज? अब आते हैं इस पॉइंट पे, ए क्रॉस बी कैसे निकलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ऐसे निकलता है। अब दोनों तरफ मॉड ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, तो इधर पे क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड। ये तो मैग्नीट्यूड ऑलरेडी है, यहां पर भी क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, एन कैप। समझ में है? और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। ठीक है, और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो 1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा। क्लियर ये चीज? और यहां पर आपको ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी है? 3, और ये वाली वैल्यू कितनी है? 2√2/3, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये दोनों कट गया, 1/√2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन थीटा में 1/√2 कब आता है? साइन π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/4, 45 डिग्री। समझ में आई ये चीज? पक्का? लेकिन ये बनेगा नहीं जब तक तुम लोग खुद से नहीं बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट है क्या? ओके। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ वर्टाइसेस दिस एंड पोजीशन वेक्टर दिस। तो रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का ही फॉर्मूला लगेगा यहां पर। बस आपको यहां पर क्या करना है, जैसे ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, आपको ना ये दो वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या हो गया? डी हो गया। तो आपको वेक्टर ए बी और वेक्टर ए डी निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा? बी माइनस ए, तो बी कौन सा है? देखो ये बी हो गया, माइनस ये क्या हो गया? ए हो गया। तो वेक्टर ए बी बताओ जल्दी क्या आ जाएगा? 0 कैसे आएगा? 2i आएगा ना, 2i 0j, फिर क्या आ जाएगा? 0k। ठीक है, फिर क्या निकालोगे? वेक्टर एडी, एडी डी माइनस से, तो डी कौन सा है? ये डी, डी माइनस से निकालो तो क्या आ जाएगा? 0i, फिर क्या आ जाएगा? -1j, फिर क्या आ जाएगा? +0k। क्लियर ये चीज? अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो ए बी क्रॉस ये क्या हो जाएगा? एडी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले यहाँ क्या जाएगा? i j k। ठीक है, ये हो जाएगा 2 0 0, ये हो जाएगा 0 -1 0। क्रॉस प्रोडक्ट जब लेंगे तो सिर्फ आई वाले का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 0, माइनस जे वाले का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 0, 0 आएगा ना जे वाले का भी। हाँ, और के वाले का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? -2, तो ये -2k। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चेक करो, करेक्ट है। समझ गए ना मतलब क्या करना है? तो ये पूरे एक्सरसाइज को और पिछले एक्सरसाइज को, आज की रिकॉर्डिंग कितने देर की हुई होगी? 1.5 घंटे की। ठीक है, उसको करो, ऑन करो, और ऑन करके पूरा सॉल्व करो, क्योंकि अभी आपने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ सुना है, याद नहीं रहेगा और बनेगा नहीं जब तक खुद से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक, क्योंकि मिसलेनियस कल की क्लास में मैं करवाऊंगा, कल पूरा वेक्टर्स खत्म हो जाएगा, तो कल के पहले आप ये कंप्लीट करके रख लो। ओके, सो एंड करते हैं आज की क्लास। थैंक यू।